सो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, इट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमें पता है हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैशियस स्टेट। तो हमारे पास जो हमें यहाँ पर पढ़ना है इट इज़ गैशियस स्टेट। लिक्विड स्टेट भी हमारे पास लास्ट ईयर तक सिलेबस में था, बट अभी वो हमारे पास डिलीट हो गया है। सो वी विल गो फॉर गैशियस स्टेट। तो गैशियस स्टेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर गैसेस। तो गैसेस के कुछ हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिखे मैंने बेशक बाद में है, बट हम लोग पढ़ पहले रहे हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मतलब कोई भी गैस अगर हमारे पास मूव कर रही है तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। तो हमारे पास जो बेटा एक रूम में गैस अवेलेबल है, उस गैस को हम पूरा इकट्ठा करके उसमें शायद ही बहुत कम पार्टिकल्स हो और उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। एंड उसको कंप्रेस करके किसी सिलेंडर में या किसी भी कंटेनर में वी कैन फिल दैट। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बट लिक्विड्स के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स उससे भी ज़्यादा पास पास होते हैं। तो सॉलिड्स तो हमारे पास कंप्रेस होते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन लिक्विड्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते, तो नॉर्मल रेंज में कंप्रेस होते हैं। तो सॉलिड्स लीस्ट कंप्रेसिबल एंड गैस हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट जो गैशियस स्टेट होते हैं बेटा हमारे पास, दीज गैशियस स्टेट आर इक्वली, दीज गैशियस पार्टिकल्स इक्वली एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो सपोज आप लोग किसी रूम में बैठे हो तो वो पार्टिकल हर जगह पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकल लेफ्ट साइड वाली वॉल पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो राइट साइड वाली वॉल पे कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इक्वल प्रेशर वो लोग एक्सर्ट करते हैं जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है कंपैरेटिव टू सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों कम होती है? क्योंकि गैसेस के थोड़े से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं जब हम उनको खुला छोड़ दे तो, ठीक है। सपोज मेरे पास एक हीलियम गैस वाला बैलून है, तो पहले 10 पार्टिकल्स उस बैलून में फिल थे। अब मैंने उस बैलून को तोड़ दिया, हटा दिया, ठीक है, बैलून बर्स्ट कर दिया, तो वो जो हीलियम गैस उस पार्टिकल्स, वो 10 पार्टिकल्स जो उस बैलून में भरे हुए हैं, वो 10 पार्टिकल पूरे रूम में फैल जाएंगे। उसको कहीं और आप बर्स्ट करोगे वो पूरे ग्राउंड में फैल जाएंगे। तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास तो उसका सेम है बट वॉल्यूम उसकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि गैस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती, तो जो गैस की वॉल्यूम काउंट होती है दैट इज काउंटेड एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में गैस स्टोर है वही वॉल्यूम हम गैसेस के लिए क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते हैं कि गैसेस का कोई फिक्स शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। तो इसी के बेसिस पे ये चैप्टर हम लोग करेंगे, इट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ खास स्टेट्स तो रहे नहीं हैं, तो गैशियस स्टेट ही बोल सकते हैं बस। सो सबसे पहला टॉपिक बेटा हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सपोज मेरे पास नाइट्रोजन गैस घूम रही है मेरे रूम में और हीलियम गैस घूम रही है मेरे रूम में, तो उस नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस के बीच में कौन से इंटरैक्शन फोर्सेस लगेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरैक्टिंग फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो वो मेरे पास इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हो गए। सपोज वी हैव HCl गैस इन अवर लैब, HCl गैस मूव कर रही है, H2SO4 गैस मूव कर रही है, उसके अलावा बहुत सारी गैसेस है, हीलियम, O2, N2। उन गैसेस के बीच में किस स्पेसिफिक टाइप की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी रही होगी ना। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास कौन सी होती है जो एक गैस के पार्टिकल को दूसरे गैस से बाइंड करके रखती है, या सिंगल गैस के एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से बाइंड करके रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस। दोज फोर्सेस आर कॉल्ड एज वॉन डर वाल फोर्सेस। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे। बॉन्डिंग हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड बना हुआ एक पार्टिकल, एक H2O वेपर का पार्टिकल दूसरे H2O वेपर के पार्टिकल से किस तरह इंटरैक्ट कर रहा है।
ठीक है, वाटर वेपर का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वाटर जब बॉईल होता है तो वो बॉईल होते हुए वो वेपर आपको दिखती हैं। तो उस वेपर में एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से किस तरह से इंटरेक्शन में है, दैट वी यूज टू कॉल्ड इट एज वॉन डर वाल फोर्स। और वो वॉन डर वाल फोर्स बेटा हमारे पास बहुत सारे होते हैं, क्योंकि गैसेस मेरे पास मोनो एटॉमिक भी होती हैं, पोलर भी होती हैं, नॉन पोलर भी होती हैं, डायटॉमिक भी होती हैं। उसके अलावा डायटॉमिक में हमारे पास मैंने बता दिया 2 डिवीजन, पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस की। ठीक है, तो वो उनके बेसिस पे हमने इन वॉन डर वाल फोर्सेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी बेटा हमारे पास आती है डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्स जिसको बोलते हैं। तो डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास कहाँ पर एक्ट करेंगे, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो डिस्पर्जन फोर्स हमारे पास एक्ट करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में और नोबल गैसेस में। तो सपोज वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन हीलियम गैस एंड N2 गैस। तो हीलियम गैस और N2 गैस एक कंटेनर में है, तो हीलियम गैस और N2 गैस के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। तो हीलियम गैस और N2 गैस में हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हीलियम एटम है, नोबल गैस है, एंड N2 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर गैस है। ठीक है, तो एक हीलियम का एटम N2 के मॉलिक्यूल से किस तरह से बाइंडेड है, इट इज़ विद डिस्पर्जन फोर्सेस। तो डिस्पर्जन फोर्सेस में बेटा होता क्या है, डिस्पर्जन फोर्सेस में ये एक एटम है मेरे पास, ये एक एटम है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करते करते एक टाइम पे ऐसा इंस्टेंट आता है कि वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं। सो इफ़ वी सी दिस, ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मूव करते करते वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक इंस्टेंट पे एक ही जगह पर इकट्ठे होने लग गए। इकट्ठे मतलब चलते चलते वो एक दूसरे का पाथ क्रॉस करेंगे ना। आपने सुना होगा कि जब प्लैनेट्स मूव करते हैं तो वो भी एक लाइन में लाइन हो जाते हैं, बट वहाँ पर स्पेस काफ़ी बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत छोटे हैं, एटम और भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये जब ऐसे अलाइन हो गए बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एटम इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि उसका स्पेस जो है, उसके स्पेस की जो शेप है वो चेंज हो गई, और ये डिस्टॉर्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, सो दिस एंड इज पार्शियल पॉजिटिव, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, दिस एंड इज पार्शियल नेगेटिव। तो एक इंस्टेंट के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, मेरे पास जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम है ए, इट गेट डिस्टॉर्टेड इनटू डाइपोल ए। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन मतलब कोई चीज़ खराब हो जाना, कोई चीज़ इरेगुलर फॉर्म में आ जाना। ठीक है, दैट डिस्टॉर्शन वी यूज टू कॉल। तो ये यहाँ पर वही डिस्टॉर्शन दिखाई गई है कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, एंड दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपोल। तो ये एक इंस्टेंट के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाएगा। और इसके इन्फ्लुएंस में वाला आने वाला हर एटम, अब इस पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया है ना। अब इसके पास अगर कोई एटम आएगा, इसके पास कोई एटम आ रहा है, सपोज ये एटम है, इस एटम में इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई एटम अगर आ रहा है तो इसके नेगेटिव एंड के पास आएगा, तो वो क्या करेगा, इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, और इसके पॉजिटिव एंड के पास आ रहा है तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है बाकी के प्रेजेंट पार्टिकल्स को कि वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएं, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएं। तो सपोज मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स में कोई एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, तो वहाँ पर क्या होगा, और भी बहुत सारे एटम्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपोल। तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल पहले बनता है, और उसकी वजह से जो डाइपोल बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि वो इंडक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, इंडक्शन की वजह से दीज आर फोर्स्ड, दिस एटम इज फोर्स्ड टू गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपोल। ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उनमें एसिमेट्री आ सकती है, और एसिमेट्री आने की वजह से वो हमारे पास डाइपोल बनाते हैं, जिसके 2 पोल हो, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। तो ये जो डाइपोल होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से नेबरिंग एटम या नेबरिंग मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये डाइपोल क्या है, एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस फोर्स वी यूज टू कॉल्ड इट एज डिस्पर्जन फोर्स।
और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो रेंज होती है बेटा, वो रेंज बहुत कम होती है कि बहुत ही पास पास हमारे पास एटम्स होने चाहिए, तब ये जाकर के हमारे पास अप्लाई होते हैं, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो रेंज है बेटा, इट इज़ डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶। ठीक है, जो रेडियस होगा उसकी पावर 6 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बहुत ही ज़्यादा पास पास हमारे पास एटम्स होने चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। और किस किस पे एप्लीकेबल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नोबल गैसेस पे। नेक्स्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम लोग देखेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स, नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारे पास गैस है उसमें डाइपोल ही डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल ही डाइपोल है, मतलब पहले से वो पोलर है गैस। तो जो पोलर होती हैं गैसेस, जिनमें पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्टिंग एनर्जी जो हमारे पास आती है, या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो एनर्जी हमारे पास आती है कि कितनी एनर्जी वहां पर लग रही होगी, सो इट इज सॉलिड स्टेशनरी मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे, सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेशनरी मॉलिक्यूल में हमारे पास आएगा 1/r⁻3, और रोटेटिंग मॉलिक्यूल में जो मूव कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, देन इट विल बी 1/r⁻6। क्योंकि रोटेशन में हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स के भागने की जो एस्केपिंग की टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो जो एस्केपिंग की टेंडेंसी होती है बेटा, वो एस्केपिंग की टेंडेंसी की वजह से उनकी रेंज हमारे पास कम हो जाती है, कि अब जब ये पास पास आएंगे तभी उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होंगे। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होते हैं वो वहाँ पर लगते हैं जहाँ पर ऑलरेडी डाइपोल होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, H विल बी पार्शियल पॉजिटिव, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl विल बी पार्शियल नेगेटिव। Cl क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा अपनी तरफ पुल करके रखेगा, तो यहाँ पर पहले से डाइपोल प्रेजेंट है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा, अभी इस डॉटेड लाइन को नहीं देखते हैं, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे ही चौथा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बेटा एक मॉलिक्यूल में प्लस माइनस चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी प्लस माइनस चार्ज है, वो क्या करेंगे, आपस में हमारे पास इंट्रैक्शन शो करेंगे। तो ये यहाँ पर दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड इट इज़ पार्शियल नेगेटिव। तो ये चीज़ थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तो जो पॉजिटिव एंड होगा बेटा वो नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा, एंड दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वी यूज टू कॉल इट एज डाइपोल डाइपोल फोर्स। और डाइपोल डाइपोल फोर्स का ही एक स्पेशल केस हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल के लिए, जहाँ पर NH की बॉन्डिंग हो रही हो, जहाँ पर OH की बॉन्डिंग हो, और जहाँ पर HF की बॉन्डिंग हो। हाइड्रोजन फ्लोरीन अगर कहीं पर भी बॉन्डेड है तो वहाँ पर जो डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देंगे। NH जहाँ पर होगा वहाँ पर जो डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देंगे। और OH जहाँ पर बॉन्ड होगा वहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे उनको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो 10 से लेकर 100 किलोजूल पर मोल तक होती है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जितनी अभी तक हमने बॉन्डिंग बढ़ी है, जितना इंट्रैक्शन बढ़ा है, वंडरवॉल फोर्सेस पढ़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, तो HF के बीच में हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, लेकिन HCl के बीच में जो हमारे पास बॉन्डिंग होगी दैट विल बी कॉल्ड इट एज डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए 2 स्पेशल कंडीशन होती हैं, ये चीज़ आपने भी पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो एटम है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, और क्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट होती है, तो उसका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने का वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। तो डाइपोल डाइपोल का ही एक स्पेशल केस हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ये सिर्फ NO और F में क्यों ही बॉन्डिंग होती है और कितनी कितनी बॉन्डिंग होती है। तो बेटा ये हमारे पास H2O है, H2O में मेरे पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर H2O में हमारे पास होते हैं। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से पूरा H2O मॉलिक्यूल इज डाइपोलर इन नेचर। ऐसे पुल होगा ना तो दिस H2O इज डाइपोल इन नेचर। अब ये क्या करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा ये जो एक ऑक्सीजन मेरे पास है
कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे जो आया वो 2 हाइड्रोजन का आया है ना, तो ये क्या करेगा, दूसरे H2O मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड बनाएगा दैट इज विद हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर, वो इस लोन पेयर की हेल्प से भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है लोन पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं, मूव नहीं हो रहे हैं। तो जब आपने वाटर मॉलिक्यूल पढ़ा होगा तो उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा था, लेकिन जब आपने आइस पढ़ा होगा तो आइस में आपने देखा होगा कि उसमें 2 हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो जितने लोन पेयर होते हैं किसी मॉलिक्यूल के एटम पे, उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हमारे पास हमेशा रहती है, ठीक है। तो आइस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, बट वाटर में हमारे पास एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है। रीज़न इसका क्योंकि आइस में H2O मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास है और वाटर में H2O मॉलिक्यूल थोड़े से हमारे पास दूर दूर रहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में 3 लोन पेयर, तो N के पास कैपेसिटी है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। HF, वो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास कैपेसिटी है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। फ्लोरीन में 3 हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, तो फ्लोरीन के पास कैपेसिटी है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे। लास्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट जो इंट्रैक्शन एनर्जी हमारे पास है, इट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक गैस में डायपोल है और दूसरी गैस में हमें डायपोल इंड्यूस करना पड़ेगा, मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी भी 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें r हमारे पास डिस्टेंस होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच। तो सपोज मैंने 2 गैसेस को मिक्स कर दिया, एक पोलर और एक नॉन पोलर। लाइक मैंने हीलियम एटम वाली गैस को मिक्स कर दिया, मीन्स हीलियम गैस इज मिक्सड विद HCl गैस। अब उनमें कौन सा फोर्स लगेगा, हीलियम नॉन पोलर है, HCl पोलर है, तो पोलर जो मॉलिक्यूल होगा, जो परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, वो नॉन पोलर में क्या करेगा, डायपोल इंड्यूस कर देगा। तो डायपोल इंडक्शन होने की वजह से क्या होगा बेटा, हमारे पास ये डायपोल इंड्यूस होने की वजह से ये एंड इस एंड के साथ इस एंड के साथ डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास कहाँ पर एक्ट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें ऑलरेडी एक पोलर है और एक मॉलिक्यूल या एक एटम नॉन पोलर है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हम किस किस टाइप की गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा एटॉमिक गैसेस के बीच में नॉन पोलर जो गैसेस होंगी वो उन सब में हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स लगेगा। और इनर्ट गैसेस में, क्योंकि इनर्ट गैस ही मोनो एटॉमिक गैस एग्जिस्ट करती हैं, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सारी हमारे पास मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करती हैं। मॉलिक्यूलर गैसेस, मॉलिक्यूलर में हमारे पास 2 डिवीजन, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में डायपोल फोर्स, नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्स। सो पोलर में डायपोल भी हमने पढ़ा कि पोलर में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एक जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस है डायपोल फोर्सेस का। सिर्फ वहाँ पर जो एनर्जी है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो थोड़े से ज़्यादा रेंज के होते हैं, मीन्स ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं। तो डायपोल फोर्सेस का ही टाइप हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ तक जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस डिस्कस किए हैं। फोर्सेस डिस्कस करने के बाद हमारे पास गैसेस जो होती हैं, अब गैसेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। जो गैसेस होती हैं वो कुछ लॉज फॉलो करती हैं, कुछ थ्योरीज फॉलो करती हैं और कुछ कंडीशंस फॉलो करती हैं। तो जैसे हमारे पास एक अच्छा बच्चा होता है, उसको हम आइडियल स्टूडेंट कहते हैं, ऐसे ही हमने गैसेस के लिए एक स्केल का 0 पुट किया हुआ है कि दीज आर दी स्टैंडर्ड ऑफ अ गैस, और एक गैस को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। लाइक वी हैव अ स्टूडेंट, तो उस स्टूडेंट को स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना है, उसको अपनी क्लास में ही बैठना है, उसको शैतानी नहीं करनी है, उसको टीचर्स को डिस्टर्ब नहीं करना पढ़ाते टाइम। सो ये सारे जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी आइडियल स्टूडेंट के, वैसे ही हमारे पास आइडियल गैसेस भी होती है, ऑल्दो ये सारी चीज़ सब लोग करते हैं,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी भी विदाउट स्कूल ड्रेस आ रहे हैं, तो वो हमारे पास आइडियल गैस से, मतलब आइडियल स्टूडेंट से क्या हो गए, डेविएट हो गए। तो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक आइडियल गैस कि कैसी होनी चाहिए कोई भी गैस, उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंड दूसरी चीज़ कैसी होती है गैस एक्चुअल में, मीन्स रियल गैसेस। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ तक में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन जो नेक्स्ट पोर्शन से हम लोग पढ़ेंगे हर एक पोर्शन पे शायद एक आधा न्यूमेरिकल आप लोगों को मिलेगा। तो 15 न्यूमेरिकल जो मैंने लिखे हैं नोट्स में, 2000 एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, तो जैसे जैसे जो जो पोर्शन कवर होता रहेगा वो हम समझते रहेंगे। सो अभी की क्लास के लिए वी विल डू ओनली दिस मच। बॉयल्स लॉ हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।